Assalamualaikum dear students, welcome back to the Grammar of Science. Myself Madiha Rashid, and today we are going to just close up and wind up the chapter, and we will be starting the exercise of this chapter, and we will be starting from the MCQs multiple choice questions. तो इस पूरे चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन को देखा, हमने देखा कि देयर आर टोटल 5 स्टेप्स इन ऑल इन डाइजेस्टिव प्रोसेस, और उस डाइजेस्टिव प्रोसेस के 5 स्टेप्स में सबसे पहला है इंजेशन, मतलब किसी भी चीज़ को इनगल्फ करना, खाना, एंड देन डाइजेशन, जिसमें हमने केमिकल, मैकेनिकल एंड फिजिकल डाइजेशन पढ़ी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एब्जॉर्प्शन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से थी, एंड देन इजेशन यानी कि एक्सक्रीशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल जो कि हमारी बॉडी में हैजर्ड कॉज कर सकते हैं। उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, हमारी बॉडी का वो पार्ट जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, हमारी बॉडी में वो चीज़ें जो कि अनडाइजेस्टेड रह गई, या कुछ एंजाइम्स या कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो कि एक्सक्रीट आउट होना था। ऑलराइट, तो हमने एक एलिमेंट्री कैनाल के मल्टीपल पार्ट्स पढ़े, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ अप टू द एनस। ये सारा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो मूव ऑन हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोगों ने एक एक पार्ट को जो है वो उसको फिजियोलॉजिकल वाइज देखा, उसकी स्टडी को देखा हमने, और हमने देखा कि हर स्ट्रक्चर बिल्कुल अपने आप में एक यूनिक स्ट्रक्चर था। नेचर ने एक ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम जो है वो हमारे अंदर बनाया हुआ है, जो कि मल्टीपल प्रोसेसेस के अंदर काम आता है। हम लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जी आए एसोसिएटेड ऑर्गन्स की तरफ, और एसोसिएटेड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो कि हेल्प आउट कर रहे होते हैं डाइजेशन में। इनका डायरेक्ट रोल नहीं होता डाइजेशन के प्रोसेस में, बट दे आर हेल्पिंग और असिस्टिंग द मेन ऑर्गन्स। और इसमें हमारे पास टीथ थे, टंग थे, लिवर था, इसी तरह से हमारे पास पेंक्रियाज पार्ट है इसका, गॉल ब्लैडर इसका पार्ट है। तो ये सारे जो है वो एसेसरी ऑर्गन्स के तौर पे काम कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने मैकेनिज़्म को देखा। मैकेनिज़्म्स में हमारे पास स्वेलिंग और पेरिस्टालिसिस आए। फिर हमने केमिकल डाइजेशन को देखा, हर पार्ट के अंदर अलग से तरह से केमिकल डाइजेशन हो रही है। माउथ के अंदर और तरह की केमिकल डाइजेशन हो रही है, स्टमक के अंदर और तरह का आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और तरह का मिलेगा। इसको आसान करने के लिए मैं आपको बता दूं कि माउथ के अंदर अल्कलाइन पीएच होती है, और एनस के पास जाएं यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में भी अल्कलाइन पीएच होती है। लेकिन अगर आप स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाएं तो एसिडिक पीएच होती है। तो पीएच कम होती जाएगी जब आप स्टमक की तरफ जाएंगे, और स्टमक से जितना दूर जाएंगे पीएच ज़्यादा होती जाएगी। ठीक, हमने लास्ट में डिस्कस किया था डिसऑर्डर्स को। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द MCQs, द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इसमें सबसे पहला जो MCQ था इन योर बुक चैप्टर, दैट इज़ फैट डाइजेशन विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ। आपको पता होगा कि फैट डाइजेशन में कौन सा पार्ट है जो कि इमल्सीफाई करता है फैट को। गॉल ब्लैडर के अंदर रिलीज़ होता है, लिवर में बनता है, ग्रीन कलर का होता है। इसको हमने अपने चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है। देखें, गैस्ट्रिक जूस जो है वो स्टमक के अंदर रिलीज़ होगा, स्लाइवा माउथ के अंदर रिलीज़ होगा, पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाज में रिलीज होगा। और ये तीनों जो हैं, ये तीनों फैट को इमल्सीफाई नहीं कर सकते। फैट को इमल्सीफाई करने के लिए हमें स्पेशल सॉल्ट की ज़रूरत होगी, जो कि बाइल ही है। तो बाइल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ which enzyme, substrate and pH conditions are needed for the digestion of food in the mouth। तो आपको ये ऑप्शन सी करेक्ट नज़र आ रहा है, जिसमें अमाइलेज है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, और अल्कलाइन पीएच होगी। अल्कलाइन मतलब बेसिक पीएच होगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह की पीएच होती है, एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक। बेसिक पीएच की जो रेंज है, बेसिक पीएच मतलब जैसे आप साबुन में बेसिक पीएच देखते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट्स में बेसिक पीएच देखते हैं। एसिडिक पीएच का मतलब है कि जो कि लेमन में पीएच होती है, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो तेज़ाब होता है, वो एसिडिक पीएच का होता है। न्यूट्रल पीएच का मतलब है जैसा कि आप पानी की पीएच देखते हैं, न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। ठीक हो गया। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इसकी मल्टीपल लिमिट होती है, जैसे 1 से 14 तक इसकी लिमिट होती है। 7 को देखें तो 7 इज़ द न्यूट्रल पीएच। 7 से पीछे पीछे आप आते जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी, यानी 1 मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है। और जो आपकी स्टमक के अंदर HCl रिलीज़ होता है, उसकी पीएच ऑलमोस्ट 1 या 2 होती है। इसी तरह आप बेसिक को देखें तो 14 हाईली बेसिक पीएच होगी। 1 इज़ हाईली एसिडिक, 14 इज़ हाईली बेसिक। तो जैसे ही 14 वापस और 1 ऊपर की तरफ जाएगा तो दरम्यान में 7 आता है। 7 न्यूट्रल पीएच होगी, जहाँ ना तो एसिडिटी ज़्यादा होगी ना बेसिसिटी ज़्यादा होगी, जस्ट वो एक न्यूट्रल पीएच होगी, यानी दोनों चीज़ें कंबाइन होकर एक न्यूट्रल वाटर बना देंगे। ठीक, तो अल्कलाइन पीएच होती है जी, तभी ये अमाइलेज एक्टिवेट होता है और स्टार्च को यानी कि पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट करता है डाइसेकेराइड में। तो शुगर्स बेसिकली टूटते हैं इस प्रोसेस में। तो ये प्रोसेस माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाता है।
नेक्स्ट, बाइल इज़ फॉर्म्ड इन, बाइल कहाँ पे बनता है, हमने फर्स्ट MCQ में भी डिस्कस किया, दैट प्रोड्यूस इन द लिवर। ग्लिसरॉल कहाँ पर स्टोर होता है, ये भी गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलविंग फूड एंड ब्रीदिंग, तो एक ऐसा ऑर्गन जो कि हमारे गले में मौजूद है और ये दोनों में हेल्प आउट करता है, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम में भी और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, दैट इज़ फेरिंग्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ बोथ स्टार्च एंड ग्लोब्यूल्स इज कैरीड आउट बाय, अच्छा, स्टार्च और ग्लोब्यूल्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, जो फूड पार्टिकल्स हैं जो हमारी माउथ के अंदर आते हैं, उनका माउथ के अंदर जो है वो बेसिकली सलाइवा ही डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इनिशियली स्टार्च जो डाइजेस्ट हो रही है वो सलाइवा ही कर रहा है, फेरिंग्स लेरिंग्स या बाइल नहीं कर रहा। बाइल के बारे में हमने अभी पढ़ा है कि वो लिवर प्रोड्यूस करता है और वो फैट को एमल्सिफाई करता है, और लेरिंग्स और फेरिंग्स दोनों किसी डाइजेशन में डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करें, जस्ट ये एक पैसेज प्रोवाइड करें। नेक्स्ट, अ स्लिपरी म्यूकस लाइनिंग कवरिंग द स्टमक ब्रेक डाउन एंड स्टमक टिश्यूज आर डाइजेस्टेड, तो अगर एक स्लिपरी लाइनिंग म्यूकस ब्रेक डाउन हो जाए और स्टमक की लाइन डाइजेस्ट हो जाए, डाइजेस्ट का मतलब है टूट जाए, ठीक है, जैसे हमारे फूड डाइजेस्ट होता है तो वो टूटता है ना, बिल्कुल इस तरह से अगर स्टमक की लाइनिंग डाइजेस्ट हो जाए तो क्या होगा, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा, स्टमक का अल्सर हो जाएगा, यानी स्टमक की लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाएगी, फूड पार्टिकल्स आपके स्टमक से पास ऑन होकर एब्डोमेन यानी आपके पेट में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, विच मीन्स अल्सर हो चुका है। बाइल, सलाइवा या पेंक्रियाटिक जूस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर्स हियर। एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा विच इज़ नॉट इन द पेंक्रियाटिक जूस, ऐसा एंजाइम जो कि पेंक्रियाटिक जूस नहीं होता, पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूसेस पैदा करता है जिसमें पेंक्रियाटिक अमाइलेज भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये जो अमाइलेज हैं डिफरेंट है। देखिए, बाइल की स्ट्रक्चर, बाइल की लोकेशन क्या है, लिवर या गॉल ब्लैडर। अमाइलेज दो जगहों पर प्रोड्यूस होते हैं, या माउथ में या पेंक्रियाज में। सिक्रेटिन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ इसको मैं चेक करूँगी और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूँगी। एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपके स्टमक के अंदर आ जाता है। तो अमाइलेज दो तरह के हैं, एक पेंक्रियाटिक अमाइलेज और एक स्लाइवरी अमाइलेज। तो ये बेसिकली सिंपल अमाइलेज जो है वो स्लाइवा के अमाइलेज को ही प्रेजेंट किया जाता है, पेंक्रियाज के अमाइलेज को हमेशा पेंक्रियाटिक अमाइलेज कहा जाता है, इस वजह से ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द डाइट कंपोनेंट विच प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन इज़ फाइबर, याद रखिएगा जो आपकी सब्जियों में, सैलड में या जो आपके गरम मिसालों में फाइबर्स होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर आपकी स्टूल की मूवमेंट को हेल्प आउट करते हैं, उससे कॉन्स्टिपेशन का इलाज है। जैसे हम अस्पगोल हस्क खाते हैं, अस्पगोल का छिलका, बेसिकली वो भी फाइबर है, और फाइबर क्या करता है, वो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो किसी भी किस्म के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो जस्ट हमारी आंतों से मूव करेगा और अपने साथ हमारे जो फीसेस है, जो स्टूल है, उसको भी साथ लेके जाएगा, which means that is not providing us energy, only aiding in the process of movement of our particles। तो ये फाइबर है जो कि हेल्प आउट करता है और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर द फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड बाय, अच्छा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो सबसे पहले लैक्टियल में जाते हैं। अगर आपने विलस या विलाय का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो सेंटर में एक लैक्टियल था। लेट मी गो बैक टू द विलाय, यस। तो आप सेंटर में देखें, ये आपको एक लैक्टियल जो है वो एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये आपको सेंटर में यहाँ पर ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। तो इस लैक्टियल का बेसिक फंक्शन होता है कि ये लिम्फेटिक नोड्स या लिम्फेटिक फ्लूइड को इकट्ठा करता है, और इसी के अंदर जो है वो जो फैटी मटेरियल है वो भी यहाँ पर एक्यूमुलेट होता है। हार्मोन रिलीज इनटू द एलिमेंट्री कैनाल कंटेन नो एंजाइम्स बट स्पीड अप लिपिड डाइजेशन, एक ऐसा हार्मोन जो कि डायरेक्ट एंजाइम्स नहीं है लेकिन स्पीड अप करता है, तो बेटे वो एक हार्मोन है, दैट हार्मोन नेम्ड इज सिक्रेटिन। ओके, नेक्स्ट इज एंजाइम ट्रिप्सिनोजिन। ये हमने पढ़ा था अपने कोर्स के अंदर कि ट्रिप्सिनोजिन जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। याद रखिए, ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है और ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है, और इनकी कन्वर्जन कौन करवा रहा है, एक एंजाइम करवा रहा है। यानी इनएक्टिव फॉर्म में कि इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, बाय एन एंजाइम नोन एज इंटीरोकाइनेज। ऑलराइट, हाउ डज फूड मूव थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड मूव कैसे करता है, ग्रेविटी से? नो, अगर आप उल्टे भी लटक जाएंगे फिर भी आपको फूड जो है वो इंटेस्टाइन के थ्रू, एसोफेगस के थ्रू स्टमक, और स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा। सिलिया नहीं, सिलिया छोटे बालों को बोलते हैं जो पेरामीशियम में होता है, ये नहीं हेल्प कर रहा, जैसे आपकी नोस्ट्रिल में होते हैं। बाय वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, यस। पेरिस्टोलिसिस, पेरिस्टोलिसिस वो वेव लाइक मूवमेंट है जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन में हॉस्टल मूवमेंट भी कह रहे थे,
उन कॉन्ट्रैक्शन का फ़ायदा ही ये है कि वो हेल्प आउट करते हैं हमारी फूड की मूवमेंट में. सो दैट इज़ द वेव लाइक मोशन. अगर यहाँ पे पेरिस्टोलिसिस लिखा होता तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होता. ठीक है, केमिकल एब्जॉर्प्शन इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. वेयर द मेजोरिटी ऑफ आइटम्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्बिंग इज एब्जॉर्ब्ड. अब आप लोगों ने पीछे पूरा अगर लेक्चर नंबर 3 को देखें तो जहाँ पे हमने एब्जॉर्प्शन को डिस्कस किया था, उस एब्जॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जिजिनम और इलियम वो पार्ट हैं जो कि ज़्यादा एब्जॉर्बिंग करते हैं. याद रखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन भी एब्जॉर्बिंग कर रहा है. किस चीज़ की? वाटर एंड मिनरल्स की. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन इज़ डन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज़ जस्ट नॉट लाइक अ शॉर्ट क्वेश्चन. जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस पूछे गए हैं. मैंने थोड़ी सी उनकी डेफिनेशन भी ऐड की है. आपको ज़्यादा डेफिनेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अपने आंसर्स में. अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग जाइएगा, अपने बोर्ड के आंसर पैटर्न के अकॉर्डिंग जाइएगा. लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा कुछ यानी इसकी डिटेल ऐड की है ताकि आप लोगों को बैकग्राउंड का पता हो. अदरवाइज इनके जस्ट फंक्शन लिखने हैं. अगर फंक्शन पूछे हैं जस्ट फंक्शन, अगर स्ट्रक्चर पूछा है जस्ट स्ट्रक्चर. हाँ, पीछे से आप हवाला 1 लाइनर हवाला दे सकते हैं. 1 लाइन में आपने जस्ट लिखना है कि ये सलाइवा है क्या. ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट उसके फंक्शन पे चले जाएं. एक्स्ट्रा पार्ट नहीं लिखना. याद रखिएगा शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर आपके पास टाइम है यू कैन ड्रॉ द पिक्चर्स और पिक्चर्स के आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं. एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपको चीज़ पता है. सो देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस वी नीड टू एक्सप्लेन हेयर. नंबर 1 इज सलाइवा, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, विलस और विलाई, बाइल, गैस्ट्रिक ग्लैंड, रेनिन, HCl इन स्टमक एंड हेपेटिक पोर्टल वेन. ऑलराइट, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द सलाइवा. तो सलाइवा क्या करता है? सलाइवा जैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है. टॉपिक नंबर 1 और 2 में आप चले जाएं जहाँ पे सलाइवा की डिस्कशन में हमने कहा था कि सलाइवा बेसिकली कंपोज्ड हुआ है वाटर से, कुछ सॉल्ट से और अमाइलेज से. ठीक है, तो यहाँ पर देखें वाटर है, एंजाइम जिसको हमने स्लाइवरी अमाइलेज कहते हैं, टायलिन भी इसका नेम है लेकिन आप स्लाइवरी अमाइलेज से याद रख सकते हैं. इसमें इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्ट के कंपोनेंट है. सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस हैं. और एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं. एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स ऐसे एजेंट्स को बोला जाता है अगर हमारे मुंह में बैक्टीरिया चला जाएगा ये उसकी लिसिस करवा देंगे. लिसिस का मतलब होता है तोड़ना. लाइसो लिसिस से ही निकला है. लाइसो मीन लिसिस, तोड़ना. जाइम आप इसको बॉडी समझ लें, ये बेसिकली रेफर कर रहा है लाइसोजाइम यानी किसी बॉडी को तोड़ना. ठीक है, या बॉडी के बैक्टीरियाज को तोड़ना. जैसे बैक्टीरियाज के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होते, तो एंजाइम से ये निकला है लाइसोजाइम. यानी कि ये किसी भी बॉडी को तोड़ के, किसी भी एंजाइम को तोड़ के, ब्रेक डाउन करके हमारे लिए इनएक्टिव कर देते हैं. ऑलराइट, तो फंक्शन पे आते हैं जो कि एक्चुअल क्वेश्चन था. मॉइस्चर फूड, क्योंकि वाटर है 98% तो ये फूड को मॉइस्चर कर देता है, नरम कर देता है, जस्ट टू हेल्प इन डाइजेशन. स्टार्च क्या करता है? डाइजेस्ट होता है. यहाँ पर कौन कर रहा है? अमाइलेज कर रहा है. तो आप डायरेक्ट फंक्शन में आके इसको लिख सकते हैं अमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च. हेल्प्स इन स्वेलोइंग मतलब माउथ सलाइवा का फंक्शन क्या है कि स्वेलो मतलब हम निगल सकते हैं. याद रखिए अगर आपके मुंह में थूक ना होता, सलाइवा ना होता तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से निगल ना सकते, वो बिल्कुल खुश्क होती. क्लेंज माउथ एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम माइक्रोब, तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाता है गॉल ब्लैडर. तो गॉल ब्लैडर की कुछ इस तरह की शेप होती है, इसको हम पियर शेप बोलते हैं. और पियर शेप ये अटैच कहाँ पर होती है? ये लिवर के साथ होती है. हमने गॉल ब्लैडर का बेसिक फंक्शन यही पढ़ा है कि ये बाइल बनाता है, और बाइल का बेसिक फंक्शन यही पढ़ा है कि वो फैट को इमल्सीफाई करता है, फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है. तो जो सॉल्ट लाइक मादा है, जो सॉल्ट लाइक लिक्विड है, उसको हम बाइल बोलते हैं. और बाइल जाके आगे फैट्स की डाइजेशन कराएगा. ठीक है, तो ये इसका आंसर है. नेक्स्ट इज पेंक्रियाज. तो पेंक्रियाज के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एक एंडोक्राइन पार्ट है, एक एक्सोक्रीन पार्ट है. जो एंडोक्राइन और एक्सोक्रीन पार्ट है उन दोनों के अपने अपने फंक्शंस हैं. ठीक है, अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का बेसिक डिफरेंस क्या होगा? याद रखिएगा एक्सोक्रीन पार्ट वो पार्ट होगा जो कि डक्ट के थ्रू रिलीज़ किया जाएगा, ख़ास डक्ट के थ्रू. वजह सिर्फ ये है कि एक्सोक्रीन हार्मोन ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करेंगे या ऐसा प्रोडक्ट रिलीज़ करेंगे, एंजाइम या प्रोटीन, जो कि किसी और जगह नहीं जा सकता, वरना वो ख़तरे की अलामत है. जैसे अगर बाइल बॉडी में रिलीज़ हो जाए, ब्लड में रिलीज़ हो जाए तो बहुत जॉइंडस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है. तो यहाँ पर देखें अगर बाइल की स्पेशल डक्ट नहीं होगी अप टू द स्मॉल इंटेस्टाइन तो बाइल हमारी बॉडी को हार्म कॉज करेगा, क्योंकि इसका काम फैट की इमल्सिफिकेशन है. अगर ये बॉडी के फैट्स को तोड़ना शुरू कर दे तो हमारी जो किडनी के ऊपर फैट है वो टूटना शुरू हो जाएगा, जो हमारे अच्छे फैट्स हैं, गुड फैट्स हैं, वो टूटना शुरू हो जाएंगे. इसलिए इट इज़ वेरी कंपल्सरी for exocrine parts, for exocrine secretions
टू बी रिलीज्ड इन अ स्पेशल डक्ट। अब जैसे हमने स्टमक के अंदर पढ़ा था कि HCl आता है, तो वो HCl स्पेशल डक्ट से आएगा, अदरवाइज़ वो हमारी पूरे स्टमक को खा जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे एंजाइम जैसे ट्रिप्सिनोजिन है, पेप्सिनोजिन है, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, फिर बाद में वो ट्रिप्सिन या पेप्सिन में कन्वर्ट होते हैं। तब एक्टिवेट वो तभी इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी नॉर्मल बॉडी को नुकसान पहुंचाना होता है। तो एक्सोक्रीन पार्ट हमारी बॉडी के वो कुछ सिक्रीशंस हैं जो कि ऐसे सेल्स से प्रोड्यूस होंगी जो डायरेक्ट डक्ट में रिलीज़ हो जाएंगी, और वो डक्ट सिर्फ एक ही काम के लिए यूज़ होगी। जैसे ये बाइल की डक्ट है ना, तो ये सिर्फ एक ही काम के लिए यूज़ हो रही है। एंडोक्रीन पार्ट्स वो वाले हार्मोन्स, वो वाली सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे जो कि ब्लड के अंदर डायरेक्टली जाएंगे और ब्लड की सर्कुलेशन से वो अपने टारगेटेड एरिया पर जाएंगी। जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन, दे आर नॉट हार्मफुल, आल्दो इंसुलिन हैज़ सम हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, बट ये नॉर्मली रिलीज होते हैं ब्लड में, और ब्लड से फिर ये पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ओके, ये ज़्यादा लंबा हो गया थोड़ा, लेकिन इसको हम जस्ट इस तरह से देखते हैं कि इसके फंक्शन पेंक्रियाज के डाइजेशन के पर्पस से क्या है कि एंजाइम रिलीज़ करता है जिसमें अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन है, और कहाँ पर जाते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन दैट इज ड्यूडेनम। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइज एसिडिटी काइम विद बाइकार्बोनेटाइन। अब आपको मैंने बताया था कि स्टमक के अंदर चीज़ एसिडिक होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एसिडिक होगी तब तक जब तक ये पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ नहीं होता। जैसे ही पेंक्रियाटिक जूस आएगा, बाइकार्बोनेटाइंस रिलीज़ होंगे, और ये बाइकार्बोनेटाइंस क्या करेंगे, अब pH को बेसिक की तरफ लेकर जा रहे हैं। यही वजह है कि जब तक फूड हमारा पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तब तक वो बेसिक हो चुका होता है। अगर मैं तेज़ बोल रही हूँ तो यू कैन जस्ट रिपीट योर लेक्चर, आप वापस जाएं सुने। मैं जस्ट इस वजह से जो है वो इसको जल्दी लेके चलती हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। विलाई और विलस को हम लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करती है, और मल्टीपल इसके काम है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बाइल पे। इसको हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में। बाइल लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, और इसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट है वो बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, वाटर एंड आयंस हैं। बाइल पिगमेंट में बिलिरुबिन आता है जो इसको स्पेसिफाइड ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। काम क्या है, ये बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। वो जो छोटे ड्रॉपलेट्स हैं अब उनके लिए आसान है, वो डाइजेस्ट भी आसानी से हो जाएंगे, वो एब्जॉर्ब भी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, और ये एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करता है क्योंकि बाइल के अंदर बाइकार्बोनेट्स होते हैं। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो यहाँ पर मैंने स्टमक की एक पिक्चर ऐड की है। ये स्टमक का अगर छोटा सा पार्ट कट किया जाए, ये इतना सा पार्ट कट किया जाए, तो अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाए आप देख सकते हैं इट इज़ मल्टी लेयर का मतलब है बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं। इस पूरी लेयर को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसमें जस्ट देखें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ कहाँ मौजूद है। देखें आपको पिट्स नज़र आ रही हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की पिट्स हैं, यहाँ से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपको कुछ यहाँ पर पैराइटल सेल नज़र आ रहे हैं, इस पिट की सबसे ऊपर ये आपको 2 पैराइटल सेल नज़र आ रहे हैं। ये जो दोनों पैराइटल सेल हैं बेसिकली इनका काम है HCl रिलीज़ करना। HCl बहुत नीचे से रिलीज़ नहीं होता ताकि वो बाकी चीज़ों को ख़राब कर सकता है, वो चीफ सेल्स को, वो एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स को ख़राब कर सकता है। फिर हमारे पास चीफ सेल्स हैं। ठीक है, ये जो ऑरेंजिश कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये पेप्सिनोजिन रिलीज़ करते हैं। याद रखिए पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है। ये जब स्टमक के अंदर आएगी वहाँ पे इसको एसिडिक यानी कि HCl वाला माहौल मिलेगा, तो ये क्या करेगा, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ पेप्सिन। और नेक्स्ट हमारे पास कुछ म्यूकस सेल्स हैं जो कि म्यूकस रिलीज़ करेंगे, तो म्यूकस सबसे पहले रिलीज़ होगा। अब स्टमक के अंदर जो स्टेप्स हैं वो यही हैं। सबसे पहले म्यूकस पूरे स्टमक में रिलीज़ होगा, इधर स्टमक में पूरे में म्यूकस रिलीज़ होगा, म्यूकस के बाद HCl आएगा, और HCl के बाद पेप्सिनोजिन आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेनिन। तो रेनिन जो है वो सिर्फ इन्फेंट्स यानी बच्चों में प्रोड्यूस होता है, बेबीज़ में, और ये क्या करता है, इनएक्टिव फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, और जैसे ही एसिडिक कंडीशन है ये एक्टिवेट हो जाता है। ये मिल्क प्रोटीन केजीन को कन्वर्ट करता है कर्डल्ड में ताकि ये बेटर डाइजेशन हो। समटाइम आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो दूध फेंक देते हैं अपने माउथ से वॉमिट की फॉर्म में, वो बेसिकली उनका कर्डल्ड होता है, और वो दूध ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, बच्चों को डाइजेशन में फिर प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से रेनिन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज़ HCl का स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो HCl हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि 3 तरह के सेल्स हैं, चीफ सेल्स, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स एंड पैराइटल सेल्स। तो हमने क्या पढ़ा था कि पैराइटल सेल्स वो सेल्स हैं जो कि HCl रिलीज़ करते हैं स्टमक के अंदर, और HCl के 2-3 काम है। पहला काम क्या है, वो पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करता है पेप्सिन में, और पेप्सिन फिर प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। दूसरा काम क्या है, क्योंकि एसिडिक है, हाईली एसिडिक है, फिर बैक्टीरियाज को ये मार देगा, फूड के अंदर वाले बैक्टीरिया जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं, ये उनको
किल कर देगा। एंड नेक्स्ट इज प्रोवाइड एसिडिक पीएच फॉर प्रोटीन डाइजेशन, विच मीन्स प्रोटीन, ये जो पेप्सिनोजेन है ये इन एक्टिव फॉर्म में होता है, इसको एक्टिव ये पेप्सिन ये लो पीएच करेगी। पेप्सिनोजेन एसिडिक पीएच में पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और पेप्सिन आगे जाके प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। नेक्स्ट इज हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी। हिपैटिक पोर्टल वेन वो वेन है जो कि सारा एब्जॉर्प्शन वाला मटेरियल लेके लिवर को देगा और लिवर आगे हार्ट को देगा ताकि पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो यहाँ से देखें आपको ये ब्लू कलर में नज़र आ रही है एक हिपैटिक पोर्टल वेन। ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन है ये बेसिकली कलेक्शन है बहुत ज़्यादा छोटी छोटी वेन्स का, और ये छोटी छोटी वेन्स कहाँ से आ रही हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रही हैं। आप लोगों को ये लार्ज इंटेस्टाइन नज़र आ रही है यहाँ से भी, और दरमियान में इधर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यहाँ से शुरू हो रही थी। लेट मी ड्रॉ द स्मॉल इंटेस्टाइन हेयर, जो कि ड्रॉ नहीं हुई हुई यहाँ पे। मैं एक्चुअली पिक्चर इसकी देख रही थी कि मुझे कोई मिल जाए, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है बेसिकली, और स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिलती है। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से ऐसे जाती है और ऐसे डाउनवर्ड आके रेक्टम और फिर इनमें से रिलीज आउट हो जाती है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज बेसिकली हैविंग सो मेनी स्मॉल वेन्स, और ये वेन्स इकट्ठी जाके, सॉरी ये नीचे चला गया, सॉरी एक सेकेंड, लेट मी रेज दिस ताकि किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सारी की सारी कलेक्ट करेगी अपना मटेरियल इन छोटे छोटे वेन्स में, और ये वेन्स सारी इकट्ठी होकर हेपेटिक पोर्टल वेन में चले जाएंगे, और हेपेटिक पोर्टल वेन इस लिवर को दे देगा सारा कुछ। और वो जो सारा गुड मटेरियल है वो ये मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, लास्ट लेक्चर में, तो इसलिए आप उधर से जाके देख लें। अभी के लिए इतना ही बता रही हूँ कि ये सारी वेन्स गुड मटीरियल यानी एब्जॉर्प्शन का मटीरियल जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन सारा इकट्ठा करेंगे, इस हेपेटिक पोर्टल वेन में आएंगे। हेपेटिक पोर्टल वेन लिवर को देगा, और लिवर डिटॉक्सिफिकेशन या मल्टीपल फंक्शंस के बाद इसको फिर दे देगा हार्ट को, और हार्ट पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ताकि गुड न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। सो क्वेश्चन नंबर 2 वाज रिगार्डिंग टू ड्रॉ अ लेबल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ विलस और विलाए। सो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करनी है जिसमें आपने विलाए के सारे पार्ट्स को लेबल कर देना है। इट मस्ट बी अ लेबल डायग्राम, और याद रखिए कि आपने इसके नीचे कैप्शन मेंशन करनी है, दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ विलस, ठीक है। अब इसमें ब्लड कैपिलरीज आप शो करेंगे। ये पिक्चर क्योंकि डायग्रामेटिकली बहुत अच्छी लग रही थी इस वजह से मैंने इसको सिलेक्ट किया, अदरवाइज़ जो लेबलिंग है वो इस पिक्चर में ज़्यादा हुई हुई है। सो लेबल एज मैक्सिमम एज यू कैन, एटलीस्ट आपकी बुक की जो पिक्चर है वो कंप्लीट लेबल्ड होनी चाहिए, जिसमें आप अपर साइड पे देखें तो आपके पास कुछ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं, गोबलेट हैं, सेंट्रल आपको यहाँ पर लेक्टियल नज़र आ रहा है, ये कैपिलरी नज़र आ रही है। फिर इसी तरह से ये साथ वाले सेल्स हैं जिनको हम क्रिप्स भी बोलते हैं, ये क्रिप्स हैं। इसी तरह से एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। एब्जॉर्प्टिव सेल आपको नज़र आ रहे हैं। एपिथीलियम, एपी मीन अपर लेयर, थीलियम इन स्किन की लेयर, तो ये बेसिकली विलस की स्किन की लेयर है जो आपको बाहर फिर नज़र आ रही है। फिर ये जो कैपिलरी है ये मिलके आर्ट्रियोल बनाती है या वेन्यूल बनाती है। आर्ट्रियोल छोटी आर्टरीज़ को और वेन्यूल छोटी वेन्स को बोलते हैं, जिनका बेसिक काम क्या होता है, ये कैपिलरी से ब्लड लेके आर्टरीज़ या वेन्स को दे देते हैं। तो यू नीड टू ड्रॉ द कंप्लीट picture or complete diagram and each and everything must be labeled here. नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, दैट इज़ नेम द स्ट्रक्चर दैट सीक्रेट एंजाइम्स नेसेसरी फॉर ह्यूमन डाइजेशन। तो ह्यूमन डाइजेशन में आपको पता है कि माउथ से आप स्टार्ट करें और स्मॉल इंटेस्टाइन के मेजर पार्ट्स तक आपको मल्टीपल एंजाइम्स देखने को मिलते हैं जो कि हेल्प आउट कर रहे होते हैं आपकी डाइजेशन में। नंबर 1 आप माउथ के अंदर देखें, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि स्लाइवरी माइलेज या स्लाइवरी एंजाइम रिलीज़ कर रहे हैं, और इसका फंक्शन मैंने नीचे लिख तो दिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया है जस्ट उनका नेम बताना है तो आपने जस्ट उनका नेम लिख देना है। अगर पूछा गया है कि साथ फंक्शन बताएं तो आप 1 लाइनर फंक्शन बता सकते हैं। स्टमक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पेप्सिनोजन रिलीज़ करते हैं, ये पूरा आप लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में जाके आप प्रॉपरली देख सकते हैं। पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, रेनिन इन्फेंट्स में होता है, वही पेप्सिनोजन का काम कर रहा है। फिर पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिनोजन रिलीज़ करता है, और ट्रिप्सिनोजन आगे जाके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजन। एंड देन इंटेस्टिनल ग्लैंड हैं जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, पेप्टाइडेज, लाइपेज रिलीज होता है। माल्टेज माल्टोज की कन्वर्जन करता है, इस तरह से सुक्रेज सुक्रोज को काटता है, लैक्टेज लैक्टोज यानी मिल्क शुगर को काटता है, पेप्टाइडेज प्रोटीन को काटता है, लाइपेज लिपिड को काटता है। तो ऑल ओवर दी एलिमेंट्री कैनाल आपको मल्टीपल एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, इन सब के नेम्स आप लोगों ने
मेमोराइज कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई पेप्सिन फॉर्म्ड इन इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि 2 एंजाइम्स हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होंगे। अगर ये एक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज़ हो गए तो ये अपनी ही आसपास के एनवायरनमेंट को खा सकते हैं, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सारी बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी है। अब पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में है, इट मस्ट नीड टू बी कन्वर्टेड टू एन एक्टिव फॉर्म दैट इज पेप्सिन, और इसी तरह से ट्रिप्सिनोजेन भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म है एंड इट शुड बी कन्वर्टेड टू ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे इन्होंने पेप्सिनोजेन का सवाल पूछा है। पेप्सिन इज फॉर्म्ड इन एन इनएक्टिव फॉर्म दैट इज पेप्सिनोजेन, और ये पेप्सिनोजेन की फॉर्म में क्यों आएगा? क्योंकि अगर ये एक्टिवेटेड फॉर्म में ही डायरेक्ट रिलीज हो गया, यानी पेप्सिनोजेन इनएक्टिवेटेड फॉर्म है और एक्टिव फॉर्म पेप्सिन है, अगर ये एक्टिवेटेड फॉर्म में पहले ही रिलीज़ हो जाए तो ये अपनी, यानी कि जहाँ पर ये रिलीज़ हो रहा है वहाँ की वॉल्स को ये खाना शुरू कर दे, वहाँ की टिश्यूज़ को ये ख़त्म करना शुरू कर दे, क्योंकि इसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और जो स्टमक के वॉल में प्रोटीन होगी ये उसको खाना शुरू कर देगा। प्लस सेकेंड पॉइंट ये है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होता है और ये तभी एक्टिवेट हो जाएगा जब इसको एसिडिक एनवायरनमेंट मिलेगा, और एसिडिक एनवायरनमेंट स्टमक के अंदर कौन क्रिएट करता है? आपको पता है HCl क्रिएट करता है। HCl सबसे पहले म्यूकस आता है, वो स्टमक की वॉल को कवर अप करता है, फिर HCl आता है। HCl क्या करता है? स्टमक के अंदर एनवायरनमेंट को एसिडिक, हाईली एसिडिक बना देता है। जब एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पेप्सिनोजेन यानी इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिन यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट द प्रोटीन विल बी डाइजेस्टेड इनटू द स्टमक। नेक्स्ट इज व्हाई मस्ट डाइजेस्टेड फूड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्लड इन मैन एंड अदर एनिमल्स। तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? आपको पता है आपकी पूरी बॉडी में कौन सी चीज़ कॉमन जा रही है? दैट इज़ ब्लड। ब्लड आपके हर टिश्यू तक, आपके हर सेलुलर स्ट्रक्चर तक सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वो सारी ऑक्सीजन, सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है हर एक सेल तक, और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वहाँ से लेकर आता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रही है? ब्लड के थ्रू हो रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हो रही है, और ब्लड उसमें मीडियम का रोल प्ले कर रहा है, जो आपको ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, यानी जिसकी डाइजेशन हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो चुकी है, वो छोटे फॉर्म में अपने, यानी ग्लूकोज किस फॉर्म में हमने खाया था? सुक्रोज की फॉर्म में खाया था। वो एक बड़ी चीज़ है। ग्लूकोज इज छोटा इज़ अ स्मॉल पार्टिकल। अमाइनो एसिड भी प्रोटीन टूटे तो फिर बनता है। फैटी एसिड कैसे बने हैं? फैट्स के टूटने से बने हैं, लिपिड्स के टूटने से बने हैं। तो ये सारे जो आइटम्स हैं, ये जब टूट के छोटी चीज़ों में कन्वर्ट होते हैं, इट विल बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी, और वहाँ से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। अगर आपको लेक्चर नंबर 2 याद हो तो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन से हेपेटिक पोर्टल वेन तक, यानी लिवर तक जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, और लिवर उन्हें हार्ट को दे देता है। तो हार्ट ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जो है वो पंप करता है इन सारे न्यूट्रिएंट्स को, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन को भी करता है। अगर ये ब्लड ना होता तो ये न्यूट्रिएंट्स ना डिस्ट्रीब्यूट हो सकते। ठीक, विदाउट ब्लड ट्रांसपोर्ट दीज न्यूट्रिएंट्स वुड रिमेन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ब्लड ना होता, ये डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल में होते और डायरेक्ट फीसिस के थ्रू रिलीज हो जाते हमारी बॉडी से, और हम इनसे एनर्जी ना ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ इज़ च्यूइंग इम्पॉर्टेंट इन योर डाइजेशन। तो आपको पता है कि हम किसी भी फूड को च्यू मतलब किसी भी फूड को च्यू करना, जिस तरह आप चिंगम को च्यू करते हैं, जिस तरह आप किसी भी चीज़ को खाते हैं अपने मुंह के अंदर, अपने माउथ के अंदर, तो इसको हम मैस्टिकेशन भी बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बड़े पार्टिकल्स ऑफ फूड को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर इस फूड के ऊपर आकर एंजाइम एक्ट करें तो एंजाइम्स को छोटे पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करना ज़्यादा ईजी है। जिस तरह आप कभी खाना कुक कर रहे होते हैं तो आप सब्ज़ी को छोटा काटते हैं ताकि जो हीट है वो सारे फूड को मिले और जल्दी फूड कुक हो। बिल्कुल इसी तरह से एंजाइम्स का भी सरफेस एरिया जो है, अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके इसकी एग्जांपल के साथ बताऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि लेट्स सपोज अगर ये फूड है और इस फूड को हमारी च्यूइंग के प्रोसेस ने क्या किया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर एक एंजाइम आया है तो एंजाइम इस फूड को यहाँ से या आउटर कॉर्नर से सिर्फ खा सकेगा, सिर्फ इधर से इसके ऊपर एक्ट कर सकेगा, इन जगहों से। लेकिन अगर इसको हमारे दांतों ने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया है तो अब के इस पूरे पार्टिकल को आकर एंजाइम एक्ट कर लेगा, इस पूरे पार्टिकल को एंजाइम आके डाइजेस्ट कर सकेगा। सो दैट्स द रीज़न च्यूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ नेक्स्ट मैस्टिकेशन बेसिकली मिक्सिंग को बोलते हैं, जहाँ पे हम अपना फूड मिक्स अप करते हैं विद
स्लाइवा। अब स्लाइवा के साथ मिक्स करने का मतलब ये है कि हम इसको मॉइस्चर कर रहे हैं और एंजाइम के साथ मिला रहे हैं। मॉइस्चर मतलब नम कर रहे हैं, इसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं। जब भी वाटर ऐड होता है खाने के अंदर तो ये नरम हो जाता है, और जब नरम होता है तो ईजिली हम इसको च्यू कर सकते हैं। फिर सॉफ्ट बोलस बन जाएगा ताकि हम निगल इसको ईजिली सकें। अब आप किसी खुश्क चीज़ को, खुश्क रोटी को आसानी से नहीं निगल सकते, वजह क्या है? उसके अंदर पानी नहीं होता। अच्छा, ये मिक्सिंग ना सिर्फ आपके फूड को नरम बनाती है, नम करती है, बल्कि नम मीन उर्दू का लफ्ज़ है नम, नम NUMB, नम नहीं, स्टिमुलेट करता है टेस्ट को और गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। आपके मुंह के अंदर स्लाइवा की प्रोडक्शन इस बात की ज़मानत है कि आपके बाकी एंजाइम्स भी रिलीज़ हो रहे हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अगर 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 सम टाइम आपको कहीं पर भी आपके पसंदीदा फूड की खुशबू आए और कुछ देर बाद अगर आप ना खाएं उसको, या आपको किसी सूरत पता चले कि वो आपके लिए नहीं बचा हुआ, तो आपको ऑटोमेटिकली गुस्सा आएगा। वो गुस्सा बेसिकली उन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स की वजह से आता है। व्हाट वुड हैपन इफ पेंक्रियाटिक जूस डिड नॉट रीच टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन? अगर हमारा पेंक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आया। अब आपको पता है पेंक्रियाटिक जूस के अंदर मल्टीपल एंजाइम है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़े कि पेंक्रियाटिक अमाइलेज है, पेंक्रियाटिक लाइपेज है, इसी तरह से ट्रिप्सिनोजिन या ट्रिप्सिन जाता है। तो ये सारे अगर ना गए तो आपको पता है कि जो जो ये चीज़ काम करेंगे वो काम नहीं होगा। जैसे अमाइलेज सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है, सुक्रोज डाइजेस्ट नहीं होगा कम्प्लीटली। ट्रिप्सिनोजन या ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। ये सारी डाइजेशन इनकम्प्लीट रहेगी। जब ये इनकम्प्लीट रहेगी इसका मतलब है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ गई है, न्यूट्रिएंट्स इजीली डाइजेस्ट नहीं हुए और बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुए। इसके साथ साथ इनडाइजेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। और डायरिया हम पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया का डिफरेंस। एसिडिक काइम फ्रॉम द स्टमक वुड नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड। अच्छा, अब पेंक्रियाटिक जूस ना सिर्फ इन एंजाइम को रिलीज़ कर रहा है, बल्कि वो ऐसे पीएच मेंटेनेंस के लिए सिक्रीशंस करेगा, जिसकी वजह से जो स्टमक की एसिडिक पीएच है वो क्या हो जाएगी? बेसिक हो जाएगी या न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो अगर ये काइम न्यूट्रलाइज ना हो सका तो ये डैमेज करेगा इंटेस्टिनल लाइनिंग को। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाई पेप्सिन इज अनएबल टू परफॉर्म इट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पेप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में काम क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पेप्सिन सिर्फ और सिर्फ एसिडिक पीएच में काम करता है। स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच होती है, जैसे हमने अपने पिछले क्वेश्चन में कहा कि स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है और HCl की पीएच कम होती है, 1.5 to 2 होती है। अब उसके अंदर आकर पेप्सिनोजिन एक्टिवेट होता है। पेप्सिनोजिन क्योंकि इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, ये स्टमक के अंदर आकर एक्टिवेट होगी। अगर पेप्सिन को एसिडिक कंडीशन नहीं मिलेंगी तो वो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, पेप्सिनोजिन को एसिडिक कंडीशन ना मिली तो एक्टिव नहीं होगा। अब क्योंकि स्टमक से जैसे ही फूड बाहर निकलता है, काइम बाहर निकलता है, तो उसको किस इन कंडीशंस का सामना करना पड़ता है? अल्कलाइन कंडीशंस का। तो ये अल्कलाइन कंडीशंस अब से पेप्सिनोजिन के लिए नहीं रहेंगी। ये अल्कलाइन कंडीशन कुछ और एंजाइम्स के लिए ठीक होंगी, कुछ और एंजाइम्स के ऊपर वर्क करेंगे। राइट, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद बाइल? आपको पता है बाइल एक ऐसा लिक्विड कॉन्टेंट है जो लिवर बनाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है ताकि फैट की डाइजेशन हो सके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे, ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम। तो ड्यूडेनम वो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहाँ पर बाइल आके रिलीज होगा और फैट्स को कन्वर्ट करेगा, लिपिड्स को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। सॉरी, हेल्प करेगा, लेकिन बाइल का बेसिक काम है एमल्सिफिकेशन करना, यानी तोड़ना, छोटा छोटा कर देना। जब वो पार्टिकल्स छोटे हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली फिर एंजाइम्स डाइजेस्ट कर लेंगे। सम सेल्स इन द स्टमक सक्रीट म्यूकस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक वॉल। ये आपको पता है कि स्टमक के अंदर एसिडिक कंडीशंस होती हैं, एंजाइम्स मल्टीपल आ रहे होते हैं जो स्टमक की वॉल्स के लिए ठीक नहीं होता। तो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने, अल्लाह ताला ने स्टमक के अंदर पहले म्यूकस रिलीज़ करवाया है, जिसकी वजह से स्टमक की वॉल्स प्रोटेक्टेड रहें। तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? सजेस्ट व्हाट स्टमक वॉल नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अगेंस्ट ये म्यूकस रिलीज़ हो रहा है? तो नंबर 1 आपको पता है HCl रिलीज़ हो रहा है। HCl हाईली एसिडिक है और ये स्टमक के टिश्यूज़ को, स्टमक की वॉल्स को डैमेज कर सकता है। नंबर 2 आपको पता है पेप्सिनोजिन रिलीज़ हो रहा है जो एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, और पेप्सिन जो है वो स्टमक की वॉल्स को खा सकता है, जिसके अगेंस्ट प्रोडक्ट हो रहा है। तो बेसिक म्यूकस का क्या काम है? 2 चीज़ों के अगेंस्ट काम करना। नंबर 1 HCl की एसिडिटी से बचाना एंड डाइजेस्टिव एंजाइम यानी पेप्सिन से बचाना। ओके, कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ एंजाइम, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। अच्छा, एंजाइम क्या है? जो हेल्प आउट कर रहा है एक रिएक्शन को प्रोसेस होने में। सबस्ट्रेट क्या है? वो रिएक्टेंट है जिसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। अब जैसे देखें, प्रोटीएज क्या करेगा? प्रोटीन सबस्ट्रेट के तौर पर होंगी और इन्हें कन्वर्ट करेगा अमाइनो एसिड या पेप्टाइड में। पेप्टाइड छोटी फॉर्म ऑफ प्रोटीन को बोलते हैं।
और अमाइनो एसिड्स बेसिकली जब मिलते हैं तो पेप्टाइड्स और फिर प्रोटीन्स बनती हैं। अमाइलेज स्टार्च को यानी कॉम्प्लेक्स कार्ब को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा और माल्टोज फिर बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। लेकिन अभी हम अमाइलेज का पूछ रहे हैं तो क्योंकि अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, अब माल्टोज के ऊपर माल्टेज आएगा तो फिर वो इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। लाइपेज जो है वो लिपिड है, लिपिड को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ऑलराइट, नेक्स्ट राइट द फंक्शन ऑफ टाइप ऑफ टीथ। तो आपको पता है 4 टाइप्स ऑफ टीथ है हमारे माउथ में, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इंसीजर का क्या काम है, ये जस्ट कट करते हैं। आपको पता है जो कीजल शेप या जो आपकी चिपटे दांत है सामने के 2, दैट आर इंसीजर्स। कैनाइन्स नुकीले दांत हैं, जो टीयरिंग है, पायरिसिंग है, पायरिसिंग मतलब किसी चीज़ में सुराख करना। फिर प्रीमोलर्स क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में यूज़ होते हैं, जो आपको चौड़े चौड़े दांत नजर आ रहे हैं, और फिर उसके पीछे मोलर्स हैं जो ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग में यूज़ होते हैं। तो प्रीमोलर और मोलर का एक जैसा काम है, लेकिन इंसीजर और कैनाइन्स का अलग काम है। इंसीजर कटिंग या बाइटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे आप चूहे को देखते हैं वो सामने के 2 दांतों से खा रहा होता है, दैट आर इंसीजर्स। लेकिन कैनाइन्स जैसे आप शेर को देखते हैं, कैनाइन्स नुकीले दांतों को बोलते हैं, तो वो टीयरिंग या पायरिसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। डिस्क्राइब डाइजेशन इन ओरल कैविटी। डाइजेशन ओरल कैविटी में कैसे हो रही है, 2 टाइप्स की हो रही है, मैकेनिकल एंड केमिकल। मैकेनिकल मतलब हमारा मुंह च्यू कर रहा है, हिल रहा है गोल गोल, विच मीन हम मिक्स कर रहे हैं, च्यू कर रहे हैं स्मॉलर पीसेस को, ताकि फर्दर एंजाइम्स इसके ऊपर आके इसकी हेल्प आउट कर सकें डाइजेशन में। केमिकल डाइजेशन में आपको पता है स्लाइवा रिलीज हो रहा है, एंजाइम दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, म्यूकस और लाइसोजाइम रिलीज हो रहे हैं। सलाइवा का क्या काम है, किसी भी फूड को मॉइस्चर करना। स्लाइवरी अमाइलेज क्या करेंगे, डाइजेशन स्टार्ट करवाएंगे, सुक्रोज को कन्वर्ट करेंगे माल्टोज में। म्यूकस क्या करेगा, लुब्रिकेट करेगा और सॉफ्टन करेगा फूड को, और लाइसोजाइम क्या करेंगे, एंटीबैक्टीरियल एक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब मैं इसको इतनी जल्दी जल्दी लेके सिर्फ और सिर्फ इस वजह से चल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी लेक्चर 2 एंड लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं सारी। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता, यू कैन जस्ट गो बैक टू द वीडियो और आप उस लेक्चर को दोबारा देखें और फिर इस क्वेश्चन पर आएँ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन। आपको पता है केमिकल डाइजेशन किसी केमिकल की मदद से होगी, किसी एंजाइम की मदद से होगी, किसी सिक्रीशन की मदद से होगी। मैकेनिकल मैकेनिक्स या मशीन से निकला है, जिसका मतलब है मूवमेंट। तो जहाँ पर मूवमेंट की वजह से डाइजेशन हो रही है वो मैकेनिकल डाइजेशन होगी, जहाँ पे किसी केमिकल या किसी सिक्रीशन की वजह से डाइजेशन हो रही है वो केमिकल डाइजेशन होगी। सो मैकेनिकल डाइजेशन क्या है, फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। दिस इज मैकेनिकल डाइजेशन, कि फिजिकली किसी चीज़ को काट दिया जाए, जैसे हम किसी नाइफ से, किसी कटर से किसी चीज़ को कट करते हैं, दैट इज मैकेनिकल। लेकिन केमिकल क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर फॉर्म बाय एंजाइम्स, कि कोई एंजाइम काम करें। जैसे हम किसी भी रोटी के ऊपर पानी गिरा दें तो वो खुद रोटी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, दैट इज केमिकल। अकर इन, ओके, इसकी लोकेशन क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन माउथ में हो रही है, स्टमक में हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, क्योंकि तीनों चीज़ें हिल रही हैं और मैकेनिकल डाइजेशन कर रही हैं मूवमेंट से। केमिकल डाइजेशन आप माउथ में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में देख रहे हैं। अच्छा, मैकेनिकल डाइजेशन में क्या है, च्यूइंग, ग्राइंडिंग एंड चर्निंग, और केमिकल डाइजेशन में एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस इन्वॉल्व हैं। एंजाइम्स में अगर एग्जांपल आपको पता हो तो हमारे पास ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिनोजन है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, माइलेज है, माल्टेजेज हैं, लाइपेजेज हैं, प्रोटीजेज हैं। डाइजेस्टिव जूसेस में आप देखें तो हमारे पास बाइल रिलीज़ हो रहा है, पेंक्रिएटिक जूस रिलीज़ हो रहा है, सलाइवा रिलीज़ हो रहा है, तो ये डाइजेस्टिव जूसेस हैं। एंजाइम्स इन्वॉल्व, मैकेनिकल डाइजेशन में कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होगा, केमिकल डाइजेशन में एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। और पर्पस क्या है मैकेनिकल डाइजेशन का, कि छोटे छोटे टुकड़ों में फूड को बांट देना ताकि जो एंजाइम्स हैं वो इजीली एक्ट कर सकें इस फूड के ऊपर। और केमिकल डाइजेशन का मतलब क्या है कि वो जो भी एंजाइम है किसी भी फूड के ऊपर एक्ट करते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। तो डाइजेशन के पर्पस के लिए एब्जॉर्प्शन के पर्पस के लिए केमिकल डाइजेशन है और एंजाइम की एक्टिविटी के लिए मैकेनिकल डाइजेशन है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज। अब जो है हम अपने चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।